हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11। तो पेज नंबर 66 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले का हमने पार्ट 1 में जो है डिस्कस कर लिया था। पेज नंबर 66 पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन टाइटल डाल के इन्होंने डिस्क्राइब की है रोमन एम्पायर की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, किस तरीके से जो है वो ट्रेड वगैरह उनका डेवलप होता था और किस तरीके से थिंग्स वर सर्कुलेटेड इन द एम्पायर, वो इसके अंदर जो है डिस्कस की गई हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया है कि जो रोमन एम्पायर था उसकी अच्छी खासी हार्बर्स होती थी। हार्बर मीन्स हार्बर एक पोर्ट होती है जिसमें शिप काफ़ी दिन तक रुक भी सकता है। माइंस थी उनकी, क्वेरी जहाँ पे पत्थर तोड़ते हैं, ब्रिक यार्ड ईंटों की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी थी, और ओलिव ऑयल फैक्ट्रीज़ भी थी। वीट और ओलिव ऑयल और जो वाइन है वो पूरे एम्पायर के अंदर सर्कुलेट होती थी। इनको अच्छे खासे वो कंज्यूम करते थे और इसमें ट्रेड भी होता था। ये तीनों चीज़ें जो है कहाँ से आती थी? मेनली आती थी स्पेन से, गैलिक प्रोविंसेस से, और नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से, और कुछ हद तक इटली से भी ये चीज़ें जो हैं आती थी मार्केट्स के अंदर। जो इनके लिक्विड्स होते थे जैसे ओलिव ऑयल है, वाइन है, ये कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। उस कंटेनर को कहते थे एम्फ्री। एम्फ्री जो है एम्फ्रा का प्लूरल है। ये समझ लो एक आपका जैसे मटका होता है या चाहे किसी भी शेप का हो, ये कंटेनर था जिसमें लिक्विड जो है ये डाल के मार्केट्स में बेच के आते थे। ये जो एम्फ्री है इसके काफ़ी सारे ब्रोकन पीसेस मिले हैं। उसी के बेसिस पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ जो है इनके व्यापार के बारे में पता लगाया। यहाँ पे ये एक एग्जांपल के लिए दिया है, इन्फॉर्मेशन के लिए, कि एक जगह है रोम में, मोंटी टेस्टिसियो, वहाँ पे इनको 50 मिलियन ये कंटेनर्स मिले हैं जो कि मिट्टी के बने हुए थे जिसको बेक कर लिया जाता था। इनकी स्टडी के बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बता दिया ये किस शेप के होते थे ये कंटेनर, इनमें क्या कैरी किया जाता था और ये किस चीज़ के बने होते थे। कैसे पता लगाया ये सब? जिस मिट्टी के ये बने हैं वो मिट्टी कहाँ पे अवेलेबल है और उस एरिया में कौन सी चीज़ उगाई जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने लिंक कर करके एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इसके अंदर से निकाली। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं जो इनको रिमेन्स मिले हैं इनके कंटेनर्स के, उसके बेसिस पे कि जो स्पेनिश ओलिव ऑयल है इसका ट्रेड बिल्कुल पीक पे पहुँच गया था 140 से लेके 160 AD तक। और ये जो स्पेनिश ओलिव ऑयल है ये कंटेनर में लाया जाता था एम्फ्री, जिसका नाम था ड्रेजल 20। जिस यूटेंसिल में इसको सेल करते थे उसका नाम था ड्रेजल 20। और ये ड्रेजल 20 नाम इसको दिया गया है एक साइंटिस्ट के नाम पे। उसने इसको इसकी शेप को डिस्कवर किया था कि इसकी शेप किस टाइप की होती थी। अगर ड्रेजल 20 के रिमेन्स जो हैं मेडिटेरेनियन के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे स्पेनिश ओलिव ऑयल जो है बहुत भारी मात्रा में उसका ट्रेड किया जाता था और कंज्यूम किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी कंक्लूजन निकाला है कि यहाँ पे स्पेन से पहले इटालियन जो ओलिव ऑयल था वो यहाँ पे सर्कुलेट होता था, पर ड्यू टू सम रीजंस जो स्पेनिश ओलिव ऑयल था उसने मार्केट्स को कैप्चर कर लिया और उसकी डिमांड बढ़ गई। ऐसा तभी हो सकता है कि जब स्पेनिश ओलिव ग्रोवर जो थे वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल कम दामों पे उन्होंने अवेलेबल करवाया हो। हम ये भी कह सकते हैं कि इससे भी पता चलता है कि जो लैंड ओनर्स थे और जो ओलिव ऑयल ग्रोवर्स थे उनका बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता था मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। स्पेनिश ओलिव ग्रोवर्स को फिर मार्केट से हटाया नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स ने। 3rd और 4th सेंचुरी में जाके जो है नॉर्थ अफ्रीकन रीजन से जो आता था ऑयल उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया। और फिर 425 के बाद ये नॉर्थ अफ्रीकन वाला डोमिनेंस भी जो है तोड़ दिया, ये तोड़ा ईस्ट ने। फिर ईस्ट वाले एरिया से जो है ऑयल मार्केट में सर्कुलेट होता था, उसने मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। और 5th और 6th सेंचुरी में जाके उसको भी पीछे छोड़ टर्की, सीरिया और पैलेस्टीन जो है ये मुख्य ओलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स थे। और वाइन भी ये लोग जो हैं प्रोड्यूस करते थे और सेल करते थे।
सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एरिया की जो प्रोस्पेरिटी थी वो इस बात पर डिपेंड करती थी कि वो कितना इफ़ेक्टिव तरीके से जो है ट्रेड को और प्रोडक्शन को और उसके ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो एरिया जो है प्रोस्परस रहेगा। अगर नहीं उन्होंने मेंटेन करके रखा तो उसकी प्रोस्पेरिटी चली जाएगी। कुछ ऐसे भी एरियाज़ थे एम्पायर के अंदर जो हद से ज़्यादा फर्टाइल होते थे, उपजाऊ होते थे। जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वाइन थी वो कैम्पेनिया रीजन से आती थी। सिसिली और बाइजेसियम जो है ये वीट एक्सपोर्ट करते थे रोम को। स्पेनिश ऑयल जो है सदर्न स्पेन के कुछ एरियाज़ थे, जो एक नदी है जिसका नाम है ग्वाडलक्विविर। इसके दोनों किनारों के आसपास जो साइट्स लोकेटेड हैं वहाँ से जो है ये स्पेनिश ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट होके आता था। कुछ एरियाज़ जो हैं एम्पायर के वो कम एडवांस थे। उन्हीं का एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि जो एरिया है कंट्री साइड ऑफ न्यूमीडिया का जो एरिया है, जो कि प्रेजेंट डे अल्जीरिया वाला एरिया कहलाता है, वहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस किया जाता था, जिसमें जो है यहाँ के जो लोकल पीपल थे वो गर्मियों में हिल टॉप्स पे चले जाएंगे अपनी हट्स और अपना सारा सामान लेके, और सर्दियों में जो है वो नीचे आ जाते थे अपने एनिमल्स को और लेके। उनकी जो हट होती थी वो ओवन शेप होती थी और इनकी हट्स को ये मैपेलिया कहते थे। और जब जो रोमन स्टेट्स थे वो एक्सपैंड हो गए इन एरियाज़ में, नॉर्थ अफ्रीकन एरियाज़ के अंदर, उसके बाद इनके जो ये जो ट्राइबल पीपल थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, इनकी मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट करनी पड़ी थी और इनके जो पास्चर्स थी वो भी कम हो गई थी और इनके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। अगर हम स्पेन को भी देखें, जैसे हमने अभी बताया कि जो साउथ है वहाँ से ओलिव जो है प्रोड्यूस किया जाता था, ओलिव ऑयल उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लेकिन नॉर्थ स्पेन के जो एरियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे। वहाँ पे लोग जो हैं सेल्टिक स्पीकिंग पीपल रहते थे और वो कैस्टेलाज में रहते थे। कैस्टेला मतलब एक विलेज जो है हिल टॉप के ऊपर बना होता है, तो हिली एरियाज़ में आप समझ सकते हो कि कितनी एडवांसमेंट होगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए हम ये नहीं कह सकते कि रोमन एम्पायर के लोग जो हैं बैकवर्ड थे और प्रिमिटिव थे। उन्होंने अच्छी खासी जो है मिलिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अच्छी खासी एडवांसमेंट उन्होंने कर ली थी। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे स्पेन की गोल्ड और सिल्वर माइंस में। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक होती हैं जो माइंस में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो पानी के ऊपर बेस्ड होती है, वाटर पावर के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ की जो माइंस के अंदर ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर काम किया जाता था और इतना ज़्यादा इनका हाई लेवल था जितना कि उससे 1700 साल बाद 19th सेंचुरी में भी इतनी एडवांसमेंट नहीं की गई थी जितनी माइनिंग टेक्नोलॉजी में रोमन एम्पायर के लोगों ने कर रखी थी। मनी का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था, मनी सर्कुलेशन में था, वो भी इस रोमन एम्पायर की प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है। तो जब इतनी हाई लेवल का इनका जो प्रोडक्शन होता था उसके लिए ये भी साफ़ है कि वर्कर्स को भी किस तरीके से ये मैनेज करते होंगे। तो आगे जो है इन्होंने पेज 68 पे कंट्रोलिंग वर्कर्स टाइटल डाल के इसमें डिस्कस कर रखा कि वर्कर्स का वहाँ पे क्या स्टेटस था, कैसे उनको कंट्रोल करते थे। जैसा कि आपको पता है कि रोमन जो इकोनॉमी थी मेनली स्लेव लेबर के ऊपर जो है बेस्ड थी और क्रिश्चियनिटी भी स्टेट रिलीजन के रूप में एमर्ज हुई, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सम्मान मिला, लेकिन इसके बावजूद भी क्रिश्चियनिटी ने कभी स्लेवरी का विरोध नहीं किया। जबकि जीसस क्राइस्ट की बेसिक टीचिंग्स में ये आता है कि सभी इक्वल हैं, सबको प्यार करना चाहिए, सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ करवाना चाहते हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी कभी भी क्रिश्चियन प्रीस्ट ने ये नहीं बोला कि जो है आप ये स्लेवरी को बैन कर दो। एम्पायर के कुछ हिस्सों में तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो था लार्ज क्वांटिटी में वो स्लेव्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था। इटली में एग्जांपल दे रखा है यहाँ का, जहाँ 7.5 मिलियन टोटल पॉपुलेशन थी और उसमें से जो है 3 मिलियन स्लेव्स ही थे इटली के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्लेव्स कितने ज़्यादा वहाँ पे मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में थे।
लेकिन ये पूरे एम्पायर के बारे में ये बात सच नहीं है। हर जगह पे इतने भारी मात्रा में स्लेव्स यूज़ नहीं किए जाते थे, क्योंकि स्लेव्स जो हैं एक इन्वेस्टमेंट होती थी, उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ता था। और एक ऐसा भी राइटर था जिसने जो है लैंड ओनर्स को जो है सावधान किया था कि इतने ज़्यादा वर्कर्स स्लेव्स को आप यूज़ मत किया करो, और ख़ास तौर से जहाँ पे उनकी सेहत को डैमेज होता हो वहाँ तो बिल्कुल भी मत किया करो। लेकिन ये उसने कोई स्लेव्स के प्रति दया दिखाने के लिए नहीं किया था। इसने सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए किया था कि ये आपके लिए ख़तरा भी बन सकते हैं, उनको सिर्फ आगाह किया था। जो रोमन हाई क्लासेस थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी, जालिम थी स्लेव्स के प्रति, और जो कॉमन मैन था वो थोड़ी सी दया दिखाता था। इसमें पेज नंबर इस सेम पेज पे एक बॉक्स में डाल रखा है इन्होंने, ये दिखाने के लिए कि स्लेव के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स ये टाइटल डाल रखा है। तो इसमें बताया गया है कि एक सिटी प्रीफेक्ट था। प्रीफेक्ट होता है सिटी का हेड, जो वहाँ का केयर टेकर होता है, उसकी सारी देख रेख करता है। उसका नाम था लूसियस पेडेनियस सेकेंडस। इसका मर्डर कर दिया गया एक स्लेव के द्वारा, और वहाँ पे ये कस्टम था रोमन एम्पायर के अंदर, किसी एक स्लेव ने अपने मालिक को मार दिया तो जितने भी स्लेव्स उसके अंडर हैं उन सबको फांसी तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब उनको जनता को पता चला कि इतने सारे इनोसेंट पीपल को ये अभी मारने जा रहे हैं, तो वो उनको बचाने के लिए भीड़ के रूप में उभर के वहाँ पे आए, और वहाँ पे दंगे स्टार्ट हो गए। जो सीनेट थी उसको भी उन्होंने घेर लिया। सीनेट के अंदर जो है मीटिंग चली और वहाँ पे डिस्कशन हुई, जबकि कुछ सीनेट के मेंबर्स को भी इनके प्रति जो है सहानुभूति थी, और उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे जो डेथ पनिशमेंट थी वो ही जो है फाइनलाइज की गई, क्योंकि मेजॉरिटी डेथ पनिशमेंट के साथ थी। तो फिर जब इनको लेके जा रहे थे फांसी तोड़ने के लिए, मारने के लिए, तो जनता आ गई सड़कों पे पत्थर वगैरह ले गए, और जो भी उनके पास वेपन्स थे इनको बचाने के लिए। फिर इसमें दे रखा कि नीरो उस टाइम रोम का एम्परर था, और उसने एक एडिक्ट के द्वारा इनको जो है इनकी निंदा की कि जनता कर रही है जो गलत कर रही है, और उसने काफ़ी सारे सोल्जर्स उस रास्ते के ऊपर अपॉइंट कर दिए जहाँ से उनको फांसी तोड़ने के लिए लेके जाने वाले थे। तो इससे पता चलता है कि स्लेव्स की वहाँ पे क्या कंडीशन थी, और जो है आम जनता स्लेव्स से सहानुभूति रखती थी, और अपर पीपल जो है वो उनको बिल्कुल ही क्रूअल दृष्टि से देखते थे। फर्स्ट सेंचुरी में जाके वॉरफेयर बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ऑगस्टस ने ही इतना ज़्यादा वॉर करके और एक्सपेंड कर दिया था किंगडम को, और ज़्यादा युद्धों की ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से स्लेव्स की सप्लाई भी कम हो गई थी, क्योंकि युद्धों में ही जब ये किसी को हरा देते थे फिर वहाँ के सोल्जर्स को पकड़ के ये स्लेव्स बना लेते थे। तो अब जो है जो स्लेव्स को यूज़ करने वाले थे उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो स्लेव ब्रीडिंग करें या वेज लेबर पे आ जाएं। इनफैक्ट फ्री लेबर जो है कई जगहों पे अच्छा खासा यूज़ भी किया जाता था पब्लिक वर्क्स में, क्योंकि स्लेव लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, उनका ख्याल रखना पड़ता था, उनको कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा, उनको थ्रू आउट ईयर आपके पास चाहे काम है या ना है, फिर थ्रू आउट ईयर आपको उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और यही कारण था कि जो स्लेव्स हैं वो एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते थे ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर लेटर पीरियड्स में, इतने ज़्यादा मेंटेनेंस की वजह से। और इसमें यह भी लिखा गया है कि स्लेव्स को और जो फ्रीड मैन थे, जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया गया था। इनको ये लोग जो है बिजनेस मैनेजर्स के रूप में भी यूज़ कर लेते थे। इसके लिए ज़्यादा स्लेव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक आधा स्लेव ख़रीदा, उसको ट्रेन किया और अपने इस्तेमाल किया। जो उनके मालिक होते थे वो उनको अच्छा खासा पैसा देते थे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए कि तुम मेरे बिहाफ पे बिज़नेस करो और प्रॉफिट कमा के लाओ। एक फर्स्ट सेंचुरी का राइटर था, उसका नाम था कलुमेला। उसने ये सलाह दी थी लैंड ओनर्स को कि आपको जो है जितने डिवाइसेस की ज़रूरत हो आपको उससे ज़्यादा डबल नंबर में अपने डिवाइस मेंटेन करके रखने चाहिए, टूल्स मेंटेन करके रखने चाहिए। इन केस लॉस हो जाए स्लेव लेबर की तो उन डिवाइसेस को यूज़ करके किसी तरीके से आप अपना प्रोडक्शन मेंटेन करके रख सकते हो।
तो जो एम्प्लॉयर्स थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो वर्कर्स हैं, चाहे वो स्लेव्स हैं चाहे वो फ्री वर्कर्स हैं, इनका सुपरविज़न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छे तरीके से काम करा के इनसे रखना है तो इन्होंने सुपरविज़न को इजी बनाने के लिए ये क्या करते थे, 10-10 स्लेव्स का, 10-10 वर्कर्स का ऐसे ग्रुप बना देते थे। और कोलुमेला ने जो है इसको बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया था कि आप 10 लेबरर्स को एक साथ जो है एक ग्रुप में रख सकते हो ताकि परफॉर्मेंस का पता लगे कौन अच्छे से काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। प्लिनी द एल्डर था, ये एक फेमस बुक थी नेचुरल हिस्ट्री, इसका राइटर था। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ये जो 10-10 का ग्रुप बना देते थे, क्योंकि इसमें उनको कंट्रोल करने के लिए, सुपरविज़न के लिए जालिम तरीके से जो है उनके पैरों को बांध दिया जाता था चेन से ताकि ये इकट्ठे रहें और काम करें। तो इस वजह से इसलिए प्लिनी ने इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की। इसको ड्रैकोनियन माना जाता था कि ये जो आप 10-10 स्लेव्स के पैरों के चेन बांध देते हो। ड्रैकोनियन वर्ड आया है, एक ग्रीक लॉ मेकर था, उसका नाम ड्रैको था, वो बहुत ही जालिम था। उसने ये बोला था कि छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी आपको जो है हार्श से हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए, डेथ पनिशमेंट देनी चाहिए। तो इस वजह से कुछ भी जो जालिम जैसा दिखे तो उसको लोग ड्रैकोनियन बोल देते हैं, ड्रैको के नाम से। वो 6th सेंचुरी में था। कुछ इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी थी एम्पायर के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा टाइटर कंट्रोल जो है प्रेफर करती थी अपने वर्कर्स के ऊपर। प्लिनी द एल्डर जो था उन्होंने डिस्क्राइब करी इनकी कंडीशंस। कुछ वर्कर्स थे जो कि फ्रैंकिसेंस की फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ पे उनकी कंडीशंस बहुत हार्श होती थी। ये फ्रैंक जो इंसेंस है ये एक ऐसे सब्सटेंस की फैक्ट्री थी जिसको यूज़ किया जाता था परफ्यूम बनाने में या अगरबत्ती बनाने में। इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती, उससे याद रख लेना। यहाँ पे बताया गया कि जो वर्कर था उसके कपड़ों के ऊपर एक सील लगा दी जाती थी, अपने फेस के ऊपर और सिर के ऊपर एक मास्क पहनेगा वो, और जब वो जाएगा यहाँ से बाहर तो सारे कपड़े वहाँ पे उतार के जाएगा। एक इजिप्ट के अंदर एक एडिक्ट मिला है 3rd सेंचुरी का, वो भी ये बताता है कि वहाँ के जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे वो वहाँ उस जगह को छोड़ के जा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते थे और एग्रीकल्चरल वर्क जो है बहुत ही टायरसम होता था, वो उसको डिसलाइक करते थे। और ये जो कंडीशंस ऊपर डिस्क्राइब करी हैं ये ऑलमोस्ट सेम थी सभी फैक्ट्रीज़ के अंदर, सभी वर्कशॉप्स के अंदर ऐसा ही होता था रोमन एम्पायर के अंदर। एक 398 में एक लॉ बनाया गया, रेफ़र करता है ये, जिसमें ये प्रेफर किया गया है कि जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक शरीर के ऊपर एक दाग लगा देना चाहिए परमानेंट, ताकि अगर वो भाग जाएं छुप के किसी तरीके से तो उनको कहीं से भी पकड़ के पहचाना जा सके। दाग कैसे लगाएंगे, जैसे कोई भी रोड है उसको गर्म किया और उसको आपकी स्किन के ऊपर गर्म रोड को जब लगाते हैं तो परमानेंट दाग बन जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रूअल था। जो पीजेंट्स थे या जो फ्री लेबरर्स थे उनको भी अपने चंगुल में फंसाने के लिए जो है ये जो है कर्ज का एक जाल फैलाते थे। जैसा कि इंडियन स्टोरीज में ही पढ़ा होगा, किसी ने थोड़ा सा कर्जा ले लिया, शादी करनी थी बेटी की, फिर उसके बाद जो है वो कर्जा चुका नहीं पाए, फिर आप जो है इसके कर्ज के जाल में फंस गए और इस तरीके से ये कर्ज के जाल में फंसा के उनको हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में कर लेते थे और उनसे काम करवाते थे। कई बार जो है पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बेच देते थे 25 साल के लिए कि 25 साल के लिए ये आपके यहाँ काम करेगा। पेज नंबर 70 पे बता रखा इन्होंने कि जो गांव के अंदर जो ये कर्जे वाली प्रॉब्लम थी ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। इसमें बताया गया कि 66 AD में एक ग्रेट जूइश रिवोल्ट हुआ था, लेकिन उस रिवोल्ट में उन्होंने लोगों का सपोर्ट पाने के लिए मनी लेंडर्स के जो है ये बॉन्ड जो साइन करते थे ना कर्जे वाले, इसको जला दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ज़्यादातर लोग जो हैं दुखी हैं, इनसे कर्जा ले रखा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, अगर ये बॉन्ड जला देंगे तो सारे लोग आके हमारे फेवर में हो जाएंगे। ये सिर्फ ये बताने के लिए बताया गया है कि वहाँ पे किस लेवल तक जो है गाँव में लोगों को कर्जे का शिकार बना रखा था। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं ये सभी टाइम्स में, सभी सेंचुरीज़ में और सभी जगहों पे प्रेवेलेंट नहीं थी, ये कुछ ही टाइम पीरियड में और कुछ पर्टिकुलर इलाकों में थी।
ये भी एक एग्जाम्पल दिया है। इसकी एक एक्सेप्शन है कि 5th सेंचुरी में एक एम्परर था एनास्टियस। उन्होंने एक बहुत ही कितने दिन में बनाया था इन्होंने, 3 वीक्स के अंदर जो है इन्होंने एक ज़्यादा अच्छे खासे इन्होंने अट्रैक्ट करके वर्कर्स को हाई वेजेस का, और इन्होंने एक सिटी का नाम था दारा। इन्हें दारा नाम का सिटी जो है 3 वीक्स में पूरा बना के तैयार करवा दिया था। तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि उस टाइम जो है ऐसा नहीं है कि सारे स्लेव्स ही वर्कर्स होते थे। कई जगहों पे अच्छी खासी वेजेस दे के, उनको सैलरी दे के वर्कर्स को अट्रैक्ट किया जाता था, और जो काम 10-10 साल में होता है वो उसको 3 वीक्स में उन्होंने पूरा करवा लिया था। 6th सेंचुरी में जो है वेज लेबर बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, और स्लेव्स वाला जो वर्क है उसकी क्वांटिटी लेस हो गई थी। सोशल हायरार्कीज करके इन्होंने आगे डिस्क्राइब कर रखा है पेज नंबर 70 पे ही, जिसमें बताया गया कि सोसाइटी के अंदर कैसे कैसे लोगों की पोजीशन होती थी, क्या स्टेटस होता था। जैसे अपनी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है या पहले वर्णा सिस्टम था इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसी तरीके से जो है रोमन सोसाइटी के अंदर इन्होंने 5 तरह के लोग बताए हैं। सबसे जो पावरफुल थे वो सीनेटर्स होते थे, सीनेटोरियल क्लास। मैंने पहले भी बताया था कि बिगिनिंग में ये इटालियन एरिया से ही होते थे, फिर बाद में जो है 3rd-4th सेंचुरी आते आते ये दूसरे एरिया से भी लोग जो हैं सीनेट के मेंबर बन जाते थे और इनको पावर मिल गई थी। तो ये जो सीनेटर्स होते थे सबसे अपर मोस्ट क्लास होती थी और सबसे वेल्दी और पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होते थे। दूसरा था द इक्वेस्टेरियन क्लास, इनको इक्विट्स भी कहते थे। इक्विट्स वर्ड आया है हॉर्स से, हॉर्स को इक्वाइन भी बोलते हैं ना, रिलेटेड टू हॉर्सेस जो हो। तो वहाँ से ये जो लोग थे ये हॉर्समैन होते थे, कैवलरी के अंदर ये सर्विसेज देते थे अपनी, और ये दूसरे नंबर पे जो है सोसाइटी के अंदर पावरफुल क्लास होती थी सीनेटर्स के बाद। ये मेनली लैंड ओनर्स होते थे और इनके ट्रेड वगैरह में भी ये इन्वेस्ट करते थे, इनके पास अच्छा खासा पैसा होता था। तीसरे नंबर पे जो लोग थे दे बिलोंग टू रिस्पेक्टेबल क्लास, ये तीसरे नंबर पे इन्फ्लुएंशियल थे रोमन सोसाइटी के अंदर। 4th नंबर पे जो क्लास थी वो लोअर क्लास थी, और ये जो है अपना इसमें आप पीजेंट्स लगा सकते हो, वर्कर्स लगा सकते हो, आर्टिसंस और जो कुछ भी फ्री लेबर्स, ये सब इसका हिस्सा थे। और इन लोगों को जो है सर्कस वगैरह देखने की और थिएटर के अंदर शो वगैरह देखने के एडिक्टेड थे, बस काम करते रहते थे, कभी फुर्सत मिल जाए तो अपना ये एडिक्टेड थे, अपना एंटरटेनमेंट कर लेते थे। और 5th कैटेगरी में स्लेव्स आ जाएंगे, जिनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती थी, जिनको अपने मालिक के लिए काम करना होता था। अब इसमें बता रखा कि 4th सेंचुरी आते आते कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे ये जो फर्स्ट 2 क्लासेस थी, जो सीनेटर्स की और इक्वेस्टेरियंस की, ये दोनों मर्ज हो गई थी और इन्होंने एक ही क्लास जो है बना के रखी थी, और अब ये अरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे, और इनमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस पीपल वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन। ये अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन के थे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ज़्यादा जो अमीर होते थे वो इटालियन रीजन के ही होते थे, उनको ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। लेकिन अब बता रहे हैं कि 4th सेंचुरी आते आते दूसरे प्रोविंसेस के लोग भी जो हैं इस क्लास का मेंबर बन गए थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे, और लेकिन इतने पावरफुल नहीं होते थे जितने कि प्योरली मिलिट्री एलिट्स होते थे। कि मिलिट्री एलिट्स का मतलब वो अमीर ऑफिसर जो मिलिट्री के अंदर काम करते थे, वो उनके पास ज़्यादा पावर थी, क्योंकि एम्परर का सपोर्ट उन्हीं को होता था। हमने पीछे ही पढ़ा था ना कि गैलिनस ने जो है उनको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया था और सीनेट क्लास के मेंबर्स को बोल दिया था कि आप मिलिट्री कमांड में नहीं आओगे। तो इस तरीके से ये कंपेयर करके बताया गया कि जो मिलिट्री एलिट्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, पावरफुल थे। अब मिडिल क्लास के तो जो लोग थे, एक मिडिल क्लास डेवलप हो गई। उसके अंदर कौन से आते थे? जो कि कनेक्टेड थे इंपीरियल सर्विसेज से और ब्यूरोक्रेसी से, जो काम करते थे आर्मी के अंडर या राजा के अंडर। रिच फार्मर्स और जो प्रोस्परस मर्चेंट्स थे वो भी मिडिल क्लास का हिस्सा थे, और वो मेनली ईस्टर्न प्रोविंसेस से थे। टैसिटस जो है
एक राइटर था, वो इनको डिस्क्राइब करता है। टैसिटस एक हिस्टोरियन था, वो इनको डिस्क्राइब करता है ये मिडिल क्लास को कि वो जो है सीनेटोरियल हाउसेस के क्लाइंट होते थे ये लोग, क्योंकि ये लोग जो है ज़्यादातर इनकी अभी जो डिपेंड होते थे, इनकी जो इनकम या इनका जो लाइवलीहुड था वो चीफली इट वाज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट। सबसे नीचे वाली जो क्लास थी उसको ये बोलते थे ह्यूमिलियोर्स, मीन्स लोअर क्लास। इसके अंदर कौन आते थे? मेनली रूरल वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन लार्ज स्टेट्स, और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते थे या फिर बड़े बड़े स्टेट्स में काम करते थे वर्कर्स। कुछ माइग्रेंट वर्कर्स भी होते थे, वो लेबर सप्लाई करते थे। अब जो ऑलिव ऑयल वगैरह की जो होती थी और जो बिल्डिंग इंडस्ट्री होती थी, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज़ और जो बिल्डिंग इंडस्ट्री थी उसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी जो है यूज़ किए जा सकते थे। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस थे, वो थोड़े से बेटर फेड होते थे, मतलब उनके पास थोड़े से अच्छे संसाधन होते थे, अच्छा वो कमा लेते थे। कैजुअल लेबरर्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे, ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में ये पाए जाते थे, और थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स भी थे वहाँ पे। यहाँ पे बताया गया कि अरिस्टोक्रेसी जो है कितनी ज़्यादा अमीर होती थी। एग्जाम्पल दे रखा कि रोम सिटी के अंदर जो है जो अरिस्टोक्रेसी थी उनकी जो एनुअल इनकम थी वो 4000 इब्स होती थी। इब्स इनकी सोने की करेंसी थी। तो ये इनका सिर्फ कमाई, इनकी इनकम थी, जो कंजम्पशन है वो इसमें इन्होंने काउंट नहीं किया। मतलब कुछ तो इन्होंने कंजम्पशन भी किया होगा, वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल स्टाइल का जीवन जीते थे, उसके अलावा इनकी जो है 4000 इब्स की जो है इनकम होती थी एनुअली। पेज नंबर 76 पे बता रखा है इन्होंने कि जो मॉनेटरी सिस्टम था लेट एम्पायर का वो टूट गया था, क्योंकि स्पेन की जो सिल्वर माइंस थी उनका प्रोडक्शन कम हो गया था, आउटपुट कम हो गया था। अब यहाँ पे इतनी सफिशिएंट करेंसी नहीं थी सिल्वर में जो कि करेंसी को सपोर्ट कर सके, इतनी मेटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो है अब नया मॉनेटरी सिस्टम जो है स्टार्ट कर दिया था, जो कि सोने की करेंसी पे बेस्ड था और जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है चलता रहा था। जो लेट रोमन एम्पायर की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो लास्ट वाले एंड के टाइम पे जो रोमन एम्पायर की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते थे, क्योंकि इनको सोने के कॉइन्स के रूप में सैलरी मिलती थी और ये उसको जो है ज़मीन वगैरह ख़रीदने में, प्रॉपर्टी ख़रीदने में इन्वेस्ट कर देते थे और ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। इनका जुडिशल सिस्टम और जो है मिलिट्री सप्लाई जो है करप्शन से भरी हुई थी। यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी के जो घूसखोरी थी और जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स होते थे उनके लालच के ऊपर यहाँ पे जो है सोसाइटी के अंदर कहावतें भी प्रचलित हो चुकी थी। इतना ज़्यादा करप्शन जो है फैला हुआ था। गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि कोई कानून बनाया जाए और इस करप्शन को जो है ख़त्म किया जाए। जो हिस्टोरियंस थे, ये स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करी करप्शन की। तो ये जो क्रिटिसिज्म वाला जो निंदा करने का जो यहाँ पे प्रचलन था, ये रोमन क्लासिकल वर्ल्ड का एक बिल्कुल ही फीचर के रूप में उभर के आता है कि यहाँ पे ये करप्शन होता था और उसकी जो है निंदा भी की जाती थी। रोमन स्टेट जो है अथॉरिटेरियन रजीम होता था। अथॉरिटेरियन रजीम का मतलब है कि रूलर जो है एब्सोल्यूट है, वो किसी की मानेगा नहीं, जो उसके मन में आएगा वही वो करेगा। यहाँ पे बताया गया कि जो कोई भी अगर रोमन एम्परर की अवज्ञा करता है उसको सहन नहीं किया जाता था और हार्श से हार्श पनिशमेंट उसको दी जाती थी। या फिर इतना होने के बावजूद भी इसमें बता रखा है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे ईस्ट में ऐसे थे, वो फिर भी जो है रोमन एम्परर का मजाक उड़ा देते थे। लेकिन 4th सेंचुरी आते आते एक बिल्कुल ही अच्छा खासा ट्रेडिशन बन गया था रोमन लॉ का, जो एम्परर्स के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाता था कि वो सब नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हैं उनको अपने जनता के बारे में भी जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उनका ख्याल रखना पड़ेगा।
अब एम्परर फ्री नहीं थे अपनी मनमानी करने के लिए। और ये भी इसमें एग्जाम्पल के रूप में बताया कि 4th सेंचुरी में जो है कुछ बिशप्स थे, फॉर एग्जांपल एमरोज, उन्होंने जो है एम्परर को अच्छा खासा सामना किया था कि आप सिविलियंस को हार्श तरीके से जो है ट्रीट नहीं कर सकते। अब पेज नंबर 71 पे ही लेट एंटिक्विटी करके दे रखा है। लेट एंटिक्विटी उस पीरियड के लिए टर्म यूज़ करी जाती है जो 4th से 7th सेंचुरीज़ के बीच में रोमन एम्पायर था। 4th सेंचुरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कल्चरल और इकोनॉमिक और रिलीजियस डेवलपमेंट हुई। इकोनॉमिक वाइज इन्होंने बहुत प्रोस्पेरिटी देखी, रिलीजन वाइज इन्होंने डेवलपमेंट देखी। क्रिश्चियनिटी जो है उभर के आई स्टेट रिलीजन के रूप में और क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैली। कॉन्स्टेंटाइन जो है 4th सेंचुरी में ही था, वो खुद क्रिश्चियन बन गया था और उसने क्रिश्चियनिटी के ऊपर से लीगल बैन जो था वो रिमूव कर दिया था और क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया था। तो बहुत ज़्यादा ये एक बड़ा हिस्सा माना जाता है लेट एंटिक्विटी का। 7th सेंचुरी में राइज ऑफ इस्लाम हुआ था अरेबियन रीजन में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री के अंदर। अब इसमें बताया गया है कि लेट एंटिक्विटी में काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए थे रोमन स्ट्रक्चर के अंदर। डियोक्लेटिन नाम का एक एम्परर था जिसने रूल किया था 284 से लेके 305 तक। डियोक्लेटिन ने सबसे पहले ये चेंज किया था जो एम्पायर का स्ट्रक्चर था, उसने कुछ एरियाज़, कुछ टेरिटरीज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी इकोनॉमी वाइज, स्ट्रेटजी वाइज, उनको उसने छोड़ दिया, अपने कंट्रोल से निकाल दिया। और जो इसकी जो एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी इसने उनको फोर्टिफाई कर दिया, दीवारें निकलवा दी। और जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज थी इसने उनको रीऑर्गेनाइज किया, मतलब किसी की बाउंड्री को कम कर दिया, किसी को ज़्यादा कर दिया, चेंज कर दिया प्रोविंसेस की बाउंड्रीज़ को। और डियोक्लेटियन ने सिविलियन और मिलिट्री फंक्शंस को भी सेपरेट कर दिया, एक दूसरे से अलग ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए। और उसने मिलिट्री कमांडर्स जिनको कि ड्यूस कहा जाता था उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी। फिर कॉन्स्टेंटाइन आए। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से जो चेंजेस उनको अच्छे लगे उनको उन्होंने और आगे बढ़ाया और अपने भी कुछ चेंजेस जो हैं इंट्रोड्यूस कर दिए। सबसे पहला चेंज था मॉनेटरी फील्ड के अंदर, पैसे वाले फील्ड के अंदर उन्होंने जो है एक नया सिक्का, नया कॉइन स्टार्ट किया जिसको सोलिडस कहते थे, जो 4.5 ग्राम का होता था और प्योर सोने का बना होता था। रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया लेकिन तब तक ये जो सोलिडस था तब तक ये चल रहा था और इसको लोग जो है यूज़ करते थे। मिलियंस की संख्या में जो है ये सोलिडी को बनाया जाता था। सोलिडी जो है सोलिडस का प्लूरल है। उसने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा, क्योंकि खुद का नाम कॉन्स्टेंटाइन था तो उन्होंने एक सिटी था उस टाइम उसको बेंजेंटियम कहते थे, जो मॉडर्न टर्की के अंदर है। आज उसका नाम इस्तांबुल है, तो एंशिएंट टाइम्स में उसका नाम बेंजेंटियम था। कॉन्स्टेंटाइन ने इसको कॉन्कर किया और इसका नाम चेंज करके रख दिया कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसी बेंजेंटियम के नाम से बाद में रोमन एम्पायर को, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, उसको बाइजेंटियन एम्पायर भी कहते थे। तो अब न्यू कैपिटल बनी है तो वहाँ के लिए एक नई सीनेट भी चाहिए, तो उस वजह से जो है गवर्निंग क्लासेस का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, लोगों को सीनेट का मेंबर बनने का मौका मिला। जो इनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी और पॉपुलेशन की जो ज़्यादा ग्रोथ हुई थी उसकी वजह से एम्पायर ने बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी को देखा। बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी गई थी रूरल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस की गई, जैसे ऑयल प्रेस फैक्ट्री लगा दी, ग्लास फैक्ट्रीज़ लगा दी और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया, जैसे स्क्रू प्रेसेस हैं और मल्टीपल वाटर मिल हैं। और जो है रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी उस टाइम हो गया था। मतलब अब इतनी ज़्यादा रूरल प्रोस्पेरिटी आई, इनके पास एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अब और मटेरियल अवेलेबल था, तो इन्होंने जो है ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा दूर दूर वाले एरियाज़ के साथ ट्रेड इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। शहरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देखी गई
और उसके एग्जाम्पल क्या है कि अच्छी प्रोस्पेरिटी थी, जो नई नई फॉर्म्स इन्होंने डिस्कवर करी आर्किटेक्चर की, और जो लग्जूरियस थिंग्स जो यूज़ करते थे, उसी से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला है कि शहरों में हद से ज़्यादा प्रोस्पेरिटी उस टाइम थी। हर जगह से जो है एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी के सबूत इनको मिले हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इजिप्ट जो है 2.5 मिलियन सोलिडी जो है ईयरली टैक्स रोमन एम्परर को देता था 6th सेंचुरी में। उस टाइम जस्टिनियन वहाँ का एम्परर था। बहुत ही ज़्यादा हिस्से जो है ईस्टर्न कंट्री साइड के 5th और 6th सेंचुरी में वो भी अच्छे खासे डेवलप्ड थे, और उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा थी, विलेजेस बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड थे। इतने ज़्यादा 12th सेंचुरी में भी जो है गाँव के अंदर प्रोस्पेरिटी नहीं थी। अब थोड़ा सा इन्होंने सोसाइटी के रिलीजन वगैरह के बारे में बताया है कि जो इनका ट्रेडिशनल क्लासिकल वर्ल्ड था ग्रीक और रोम का, वो पॉलीथीस्ट था। पॉलीथीस्ट का मतलब है वो कोई एक धर्म या एक गॉड में विश्वास नहीं करते थे, तरह तरह की चीज़ों में विश्वास करते थे। वहाँ पे तरह तरह के भगवान थे, तरह तरह के मंदिर, मस्जिद, श्राइन्स और कल्ट्स थे। कल्ट का मतलब होता है आप किसी एक पर्टिकुलर देवता के या किसी के भी आप फॉलोवर हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के, तो वो एक कल्ट बन जाता है। जैसे शिव जी के फॉलोवर शिवा कल्ट, दुर्गा के फॉलोवर दुर्गा कल्ट, इस तरीके से उधर भी किसी चीज़ को फॉलो करते थे, तो वो फिर एक कल्ट कहलाता है। पॉलीथीस्ट का कोई कॉमन नेम नहीं था, उनको आप लेबल नहीं कर सकते थे, वो ऐसे ही थे, सबका अपना अपना ही ट्रेडिशन था उस एरिया में। और दूसरा जो रिलीजन था ज़्यादा फैला हुआ वो था जुडाइज़म। जुडाइज़म भी मोनोलिथ नहीं था, लास्ट में जाके जो है लेट एंटिक्विटी में जुडाइज़म के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ गई थी, और तरह तरह के जो हैं उनके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे। तो जो 4th और 5th सेंचुरी में जो पूरे एम्पायर का जो क्रिश्चियनाइजेशन हुआ, मतलब क्रिश्चियनिटी इतनी फैली, वो कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से लोगों ने अपने ये तरह तरह के जो धर्मों में और भगवानों में विश्वास करते थे उनको उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। पॉलीथीज़म गायब नहीं हुआ था रातों रात। प्रीस्ट जो थे चर्चिज़ के, अब उनको अथॉरिटी मिल गई थी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया था कॉन्स्टेंटाइन ने। तो उसके बाद प्रीस्ट ने अच्छी खासी एक मूवमेंट चलाई, अपनी अच्छी खासी एक जद्दोजहद छेड़ी, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे इनके अंधविश्वासों को और इनके जो प्रैक्टिसेस थी उनको। उस टाइम जो रिलीजियस बाउंड्रीज थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होती थी, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं अपने धर्म के बारे में। तो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो वो अपना उनका जो रिलीजन है एक अपनी बाउंड्री क्रॉस करते वो देर नहीं लगाते थे। लेकिन बाद में जो प्रीस्ट थे चर्च के, उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स बना दिए स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए, ताकि अपने फॉलोवर्स को वो अच्छे से अपने नियंत्रण में रख सकें। ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर था वहाँ अच्छी खासी प्रोस्पेरिटी थी काफ़ी लेट तक जो है, जैसा कि हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जो रोमन एम्पायर था वो 2 हिस्सों में बट गया था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये जितने भी हम बातें कर रहे हैं कॉन्स्टेंटाइन की और जस्टिनियन की, ये सारे ईस्टर्न रोमन एम्पायर में थे। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो बहुत लंबे समय तक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस होता रहा। यहाँ पे एक बार प्लेग भी फैल गया था 6th सेंचुरी में, फिर भी इसकी पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा असर नहीं आया और इसकी प्रोस्पेरिटी जो है कायम रही। लेकिन फिर इन्होंने बता रखा कि वेस्टर्न जो रोमन एम्पायर था उसका क्या हुआ। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो टुकड़ों में टूट गया और उसको तरह तरह के ट्राइबल जो पीपल थे उन्होंने अपने वहाँ पे किंगडम इस्टेब्लिश कर लिए छोटे छोटे। इनके नाम दे रखे हैं किसने, जर्मैनिक ग्रुप होते थे, ये नॉर्थ से आए थे। इन ट्राइबल ग्रुप्स के नाम है जिन्होंने अपने किंगडम वहाँ पे वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जगह इस्टेब्लिश कर लिए थे। गोथ्स थे, ये वंडाल्स थे, लम्बार्ड्स थे।
तो इन्होंने अपने अपने किंगडम इस्टेब्लिश कर लिए, जो कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत इन्होंने कर दिया। और इन किंगडम्स को पोस्ट रोमन किंगडम्स भी कहते हैं। और ये वेस्ट में ही थे, ईस्ट उस टाइम प्रोस्परस चल रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनमें से, ये जो भी हमने डिस्कस किया कि जो आई थी ये ट्राइब्स और इन्होंने अपने किंगडम इस्टेब्लिश कर लिए थे, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से था विसिगोथ्स। ये स्पेन में थे। इन्होंने 711 तक जो है अपना रूल वहाँ पे किया। और फिर 711 में अरेबियंस ने जो है ये इस्लाम का जब स्प्रेड हुआ था तो उन्होंने इनको हरा के फिर ये एरिया अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। फ्रैंक्स थे जो कि गोल रीजन में आए थे। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि गोल रीजन में आके फ्रैंक्स जो है बस गए थे। उन्होंने इस एरिया को फिर फ्रांस का नाम जो है उन फ्रैंक्स से ही मिला था। फिर इसमें बताया कि इटली में लंबार्ड्स ने अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था 1568 से लेकर 774 तक। ये जो किंगडम्स यहाँ पे छोटे छोटे बने, ये शुरुआत थी उस पीरियड की जिसको बाद में लोग मेडिवल एजेस के रूप में जानने लगे थे। ईस्टर्न जो एम्पायर था वो कम्प्लीटली यूनाइटेड था, वेस्टर्न टूट के टुकड़े टुकड़े हो चुका।